ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंग्लिश इस क्लास के अंदर स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर केस को पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है केस, इसको समझेंगे और इसके काइंड्स को समझेंगे, कितने तरह के मुख्य केस होते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केस होता क्या है। इंग्लिश ग्रामर में केस का मतलब हालत होता है। हालत यानी कोई भी नाउन या प्रोनाउन किस हालत के अंदर व्यक्त हुआ है, तो उसी हालत को बयान करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और कभी कभी वही नाउन ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसकी सूरत कैसी बदलती है उसी के बारे में आज पूरा डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कुछ खास किस्म के केस को। इसकी तमाम तफसीलात को आज जानेंगे, केस क्या होता है, उसके काइंड्स को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझेंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास को, केस को, और देखेंगे तफसील से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि केस मतलब हालत होती है, तो आम तौर से तीन हालतें होती हैं उसमें: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और पजेसिव केस क्या होता है, इसको तफसील से बहस कर रहे हैं डिटेल में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर करिएगा, बहुत ही मेहरबानी होगी। और हम इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट डालते रहते हैं और आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और भी मज़ीद ग्रामर की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे मैं न्यू वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं नॉमिनेटिव केस क्या होता है। देखिए दोस्तों, नॉमिनेटिव केस का मतलब ये होता है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में व्यक्त होता है। मतलब ये कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन ऐसे जाहिर हो सेंटेंस के अंदर जैसे कि वो कोई काम कर रहे हो, कर्ता बने हुए हो, तो सेंटेंस के अंदर जब वो कर्ता बने रहते हैं तब उसे हम कहते हैं वो नॉमिनेटिव केस के अंदर है। ओके, केस मतलब हालत, यानी कि वो फाइल बने हुए हैं, सब्जेक्ट बने हुए हैं। तो आप इस नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं क्योंकि वो सेंटेंस के अंदर क्या बने रहते हैं, वो कर्ता बने रहते हैं, सब्जेक्ट बने रहते हैं और वो सेंटेंस में काम कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल को समझेंगे, पहले आप इसको समझ लीजिए कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है। नाउन या प्रोनाउन किसी क्रिया के कर्ता के रूप में, यानी कोई भी काम चल रहा है, उसका काम कोई कर रहा है, तो वही क्या होगा, वो होगा नॉमिनेटिव केस, यानी कि फाइली हालत कह लीजिए आप। When a noun and pronoun is used as the subject, देखिए मैंने कैसे कहा आपको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब ये कि वो कोई काम कर रहे होते हैं ऑफ ए वर्ब, इट इज सेड टू बी द नॉमिनेटिव केस। इसे हम क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव केस में होना समझा जाएगा। ओके, अब इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल को गौर से देखिएगा। राम इज ईटिंग, सिंपल सा है, राम क्या है, खा रहा है। तो जब राम खा रहा है तो सेंटेंस के अंदर काम कौन कर रहा है, राम। तो हम ये कहेंगे कि राम सब्जेक्ट है और राम सब्जेक्टिव केस के अंदर है, यानी कि नॉमिनेटिव केस के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को कहते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत ही आसान शब्दों में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और साथ में ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी चीजें। काउज ईट ग्रास, काउज ईट ग्रास, गायें घास खाती हैं। तो यहां देखिए घास खाने वाली कौन है, गायें। तो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस। अगला सेंटेंस है ही रीड्स इन क्लास 5, पढ़ने वाला कौन है, यहां गौर करिएगा, किसी क्रिया के कर्ता के रूप में। तो एक एक्शन है रीड्स, उसका करने वाला ही है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्टिव केस यानी कि नॉमिनेटिव केस के अंदर। ठीक है दोस्तों, यहां पर काउज ई वगैरह, ईटिंग, ईटिंग, रीड्स के क्या है, सब्जेक्ट है। यानी अगर यहां पर देखेंगे ईटिंग का सब्जेक्ट कौन है, खाने वाला कौन है, राम। यहां पर ग्रास, यहां पर ईट का कौन सा है, सब्जेक्ट, यानी कि घास कौन खाता है, गाय खाती है। तो गाय क्या हो जाएगा, तो किसी काम को करने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, और वो जिस हालत में होता है उसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त रहे। बात समझ में आ रही,
जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त रहे तो उसे हम क्या कहेंगे? कहेंगे हम उसे ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल को देखेंगे, इंग्लिश में डेफिनेशन को देख लेते हैं। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ हो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। और वो ऑब्जेक्ट किसी वर्ब का भी हो सकता है और किसका हो सकता है? किसी प्रीपोजिशन का भी हो सकता है। गौर करिएगा, ठीक है। यहां पर सेंटेंस में गौर करने वाली बात है, आइदर इट कैन बी द object of any verb or it can be the object of any preposition and will definitely understand with the help of examples। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को और कैसे कैसे इसको सेट करते हैं। He eats rice, राइस क्या है? यहां पर ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। गौर करिएगा, ये काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, जिस काम को किया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं, और जिस काम को किया जाता है, जिस पर कोई काम होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ठीक है, वही कहना चाह रहे हैं यहां पर, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। यहां पे देखिएगा, ये जो राइस है ये ऑब्जेक्ट है किसका? ईट का। कैसे? वह, गौर करिएगा, वह चावल खाता है। ये खाने वाला कौन है? वो। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और इसको कहेंगे सब्जेक्टिव केस में है। ये किसमें केस में? सब्जेक्टिव केस। चावल, ये क्या खाया किसको जा रहा है? खाया जा रहा है चावल को, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि जिस पर काम होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। और ये क्या है? एक्शन। एक्शन का मतलब वर्ब, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्शन। तो याद रखिएगा, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, और इस वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, और ये जो वर्ब है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है इसका। तो जब किसी वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां देखेंगे राइस क्या है? राइस जो है ऑब्जेक्टिव केस के अंदर है। ओके दोस्तों, और एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। शी लव्स मी, वो मुझसे प्यार करती है। अब गौर करिएगा, प्यार करने वाली कौन है? शी। काम कौन सा किया जा रहा है? प्यार करने का। और किसको किया जा रहा है? मुझे। तो जब कोई वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट होता है तो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, और उस सूरत को कहेंगे, उस हालत को कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा मी किस हालत में है, तो आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस के अंदर है। किस केस के अंदर है? ऑब्जेक्टिव केस के अंदर है। बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही साधारण है, ठीक है। आई एम गोइंग टू हिम, देखिए यहां पे जो है ना, अगर गौर करेंगे, हिम जो है ये टू का प्रीपोजिशन है। तो वही यहां पे कहा था कि आइदर इट कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी वर्ब, जैसा कि हम यहां पे देखते हैं शी लव्स मी वाले केस में, और इट कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी प्रीपोजिशन, जो कि इस वाले केस के अंदर है। ठीक है दोस्तों, गौर करिएगा, एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां प्रीपोजिशन लिखा है ना, कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो देखिए टू क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है। और यहां पे आया है हिम, ठीक है, तो हम कहेंगे आई एम गोइंग टू हिम, मैं उसके पास जा रहा हूं। तो ये हिम किसकी वजह से आया? ये टू की वजह से आया, तो ये टू का प्रीपोजिशन है। बात समझ में आ गई? तो इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, और इसे किस हालत में कहेंगे? ये है ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत ही आसान अंदाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यहां देखिए, यहां राइस मी, इस वाले सेंटेंस के अंदर राइस, इस वाले सेंटेंस के अंदर मी, हिम, इस वाले सेंटेंस के अंदर हिम वगैरह, ये किसके ऑब्जेक्ट हैं? वर्ब, ईट्स के। यहां देखिएगा ईट्स के ऑब्जेक्ट हैं। दूसरे वाले एग्जांपल के अंदर वर्ब लव के ऑब्जेक्ट हैं, और तीसरी वाले ऑब्जेक्ट यानी प्रीपोजिशन किसका है? टू का ऑब्जेक्ट है। यानी कि टू जो प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है। तो इसी तरीके आइदर इट कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी वर्ब और एनी प्रीपोजिशन। ठीक है दोस्तों, तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा है पजेसिव केस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। पजेसिव केस क्या होता है? देखिए पहले हम इस वर्ड को समझ लेते हैं कि पजेस का मतलब क्या होता है। देखिए पजेस का मतलब होता है अधिकार दिखाना, जमाना, ठीक है, संबंध जोड़ना वगैरह वगैरह। पहले इस यानी कि इसमें एक ऐसा वर्ड आएगा जिसके जरिए हम क्या करेंगे? किसी भी नाउन या प्रोनाउन के जरिए हम करेंगे किसी या किसी भी चीज पर हम क्या करेंगे? अपना अधिकार दिखाएंगे।
तो वही कहना चाह रहे हैं, जब किसी नाउन या प्रोनाउन से अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है तो उसे हम पजेसिव केस में होना समझा जाता है। तब उसे हम क्या समझते हैं कि वो पजेसिव केस के अंदर है। इसको भी एग्जाम्पल से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। When the form of noun and pronoun used as to show position or relation, it is said to be the possessive case। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब नाउन या प्रोनाउन से अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है, यानी कि किसी भी चीज पर मैं अधिकार दिखा रहा हूँ या उससे मैं कोई चीज अपना रिश्ता जोड़ रहा हूँ, तो वो क्या होगा, पजेसिव केस में होना समझा जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज राम्स काउ। दिस इज राम्स काउ। गौर करिएगा, यहां पर क्या किया गया, जब किसी नाउन या प्रोनाउन से अधिकार या संबंध का बोध होता हो, ठीक है। राम्स काउ देखा आपने, तो राम्स काउ के जरिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम किसी चीज से अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं, संबंध जोड़ रहे हैं। तो हमने राम्स काउ के जरिए क्या किया, अपना संबंध जोड़ दिया काउ से, कि काउ मेरी है, ये काउ राम की है। ही इज सोहन्स ब्रदर। वो किसका भाई है, सोहन का भाई है। तो सोहन के जरिए हमने क्या किया, हमने अधिकार जमाया या हमने रिलेशन जमाया। या देखिए, ही इज माई सिस्टर। वो मेरी बहन है, माई सिस्टर, ठीक है। माई के जरिए हमने क्या किया, हमने अपनी बहन से रिश्ता जोड़ा, यानी कि कोई ऐसा वर्ड होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा, जिसके जरिए संबंध दिखाना होगा या अधिकार दिखाना होगा, ठीक है। देखिए, दिस इज हिज कैट। वो उसकी बिल्ली है। तो हिज के जरिए हमने उस पर अधिकार का भाव प्रकट किया है। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन पर अधिकार दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, तो उसे हम कहेंगे पजेसिव केस, ठीक है। क्या कहेंगे उसे हम, पजेसिव केस। यहां राम्स, सोहंस, माई और हिज से संबंध या अधिकार का भाव प्रकट हो रहा है। गौर करिएगा, राम्स के जरिए हमने क्या किया, एक रिश्ता जोड़ दिया काऊ का, राम्स काऊ, राम की गाय, राम की गाय, तो राम से गाय का एक रिलेशन हो गया। सोहन्स ब्रदर, सोहन का भाई, सोहन का अपने भाई से एक रिलेशन हो गया। तो इसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक संबंध या अधिकार को जाहिर कर रहे हैं। अब एक गौर करने वाली बात ये याद रखिएगा कि नाउन जब नॉमिनेटिव केस में होता है तब भी वो वैसा ही होता है, और ऑब्जेक्टिव केस के अंदर भी उसकी हालत नहीं बदलती है। मसलन यहां एग्जांपल में लिखता हूं, गौर करिएगा। राम बीट्स रोहन। रोहन बीट्स राम। देखिएगा, यहां पर राम जो है सब्जेक्टिव केस के अंदर है और यहां रोहन ऑब्जेक्टिव केस के अंदर है। लेकिन इस वाले सेंटेंस के अंदर हमने रोहन को सब्जेक्ट बनाया है, तब भी रोहन क्या है, रोहन रोहन ही है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। यहां राम राम ही है। मतलब ये कि नाम कोई प्रॉपर नाउन या नाउन जो है, यानी कि आई ब्रोक द टेबल। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई ब्रोक द टेबल। ये जो है टेबल, ये अब इसकी हालत नहीं बनेगी। मान लीजिए कि टेबल कभी कोई, आप इसको ऐसे टेबल ब्रोक मी मान लीजिए, तो ये टेबल सब्जेक्टिव केस के अंदर भी टेबल ही रहेगा और ऑब्जेक्टिव केस के अंदर भी टेबल ही रहेगा। तो वही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि नाउन जो होता है वो नॉमिनेटिव केस के अंदर भी वैसा ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस के अंदर भी वो अपने रूप को नहीं चेंज करता है। अब जरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ को समझने की कोशिश करिएगा। ये पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन के अंदर आई वी आता है, सेकंड पर्सन के अंदर ओनली यू आता है, और थर्ड पर्सन के अंदर ही शी इट आता है। ही शी इट को थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहते हैं, जबकि दे को थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। याद रखिएगा, इसको हम फर्स्ट सेकंड पर्सन कहने के साथ साथ हम इसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं फाइली हालत में, या हम इसे हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सब्जेक्टिव केस। बात समझ आ रही है, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस बात बराबर है। आई वी यू ही शी इट, ये प्रोनाउन है। मैंने नाउन के बारे में बात किया कि उसकी हालत नहीं चेंज होती, लेकिन प्रोनाउन की हालत चेंज हो जाती है। अब देखिए, पजेसिव केस के अंदर दो सूरतें हैं, एक पजेसिव एडजेक्टिव है, एक पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव एडजेक्टिव से हम क्या करते हैं, हम रिलेशन जोड़ते हैं, जबकि पजेसिव प्रोनाउन से हम अधिकार दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं। मैं इसके एग्जाम्पल को भी आपके सामने लिखकर बताऊंगा कैसे इसको एग्जाम्पल के अंदर इस्तेमाल करना है। गौर करिएगा, आपको सिर्फ याद रखना है
इसके रूप को। इसका रूप याद रखना है, जैसे कि आई जो नॉमिनेटिव केस के अंदर आई होता है, जबकि इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। वी का सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस वी होता है और ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। यू का यू होता है, सेम रहता है, याद रखिएगा, बदलता नहीं। ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट ही रहता है, दे का देम हो जाता है। ये है सब्जेक्टिव केस, ये है आपको ऑब्जेक्टिव केस। ये दोनों जो है, ये दोनों के दोनों क्या है, पजेशिव केस के अंदर है। पजेशिव केस की टोटल दो सूरतें होती हैं, ठीक है, दो सूरतें होती हैं। एक होता है पजेशिव एडजेक्टिव, दूसरा होता है पजेशिव प्रोनाउन। उसके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। पजेशिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल हम लेंगे रिलेशन के लिए, जैसे दिस इज माई ब्रदर। तो देखिए मैंने माई को इस्तेमाल किया, अगर आप माई को तलाश करेंगे तो आपको ठीक पजेशिव एडजेक्टिव के नीचे मिल जाएगा। यहां देखिए ये, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो हम इसके जरिए क्या करते हैं, किसी चीज से रिलेशन या कनेक्शन जोड़ते हैं। जैसे कनेक्शन किससे जोड़ेंगे, कोई नॉन लिविंग थिंग चीज होगी, जैसे कहेंगे दिस इज माई मोबाइल। तो मोबाइल से आपका कोई रिलेशन तो नहीं सकता, कनेक्शन हो सकता है। जबकि पजेसिव प्रोनाउन से हम क्या करते हैं, हम करते हैं अधिकार दिखाते हैं। जैसे कभी कोई इंसान आपके सामान पर कब्जा दिखाए तो आप उसको इस तरीके से ताकीद करते हुए, अश्योर करते हुए कहेंगे कि दिस हाउस, मान लीजिए कोई शख्स आपके घर पे कब्जा दिखाना चाहता है तो आप कहेंगे दिस हाउस इज माइन। देख रहे हैं, दिस पेन इज योर्स, ठीक है। ये क्या है, अधिकार दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये पेन, ये पेन उसका पेन, ये पेन तुम्हारा पेन है, ये कलम तुम्हारी कलम है, ये घर मेरा घर है, दिस हाउस इज माइन। याद रखने वाली बात यह है कि पजेसिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होता है, जबकि पजेसिव एडजेक्टिव सेंटेंस के बीच में या शुरू भी हो सकता है। जैसे माई ब्रदर इज ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये देखिए सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है और यहाँ इस वाले सेंटेंस के अंदर बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पजेसिव केस। पजेसिव केस की दो सूरतें हैं, एक होता है नॉमिनेटिव, एक होता है पजेसिव एडजेक्टिव, दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन के वर्ड्स याद रखिएगा, माइन, योर्स, अक्सर उसके लास्ट में एस लगा हुआ रहता है। माइन, योर्स, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स। और याद रखिएगा इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसको भी समझाने की कोशिश करता हूं अभी। देयर्स, याद रखिएगा ये जो एस वाली सूरत है ये पजेसिव प्रोनाउन है, इससे अधिकार दिखाते हैं, जबकि इससे रिलेशन या कनेक्शन दिखाते हैं। बार बार कह रहा हूं, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये ऑब्जेक्टिव केस के अंदर है। अब देखते हैं इट का पजेसिव प्रोनाउन क्यों नहीं होता है। गौर करिएगा, इट जो कि एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है यानी नॉमिनेटिव केस के अंदर है, इस वाली सूरत के अंदर अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो यहां आपको नजर आएगा ये जो इट है इसका कोई यहाँ पे कट मार दिया गया। क्यों, क्योंकि इसका कोई पजेसिव प्रोनाउन केस नहीं होता है। क्यों नहीं होता उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, गौर से देखिएगा। देखिए इट जो है ना, इट एक नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अधिकार कौन दिखाता है, जो लिविंग होगा वो ना दिखाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये सेंटेंस ही गड़बड़ हो जाएगा जब हम कहेंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग का किसी से कनेक्शन हो सकता है। जैसे ये पेन है, मान लीजिए ये इसका कवर है और ये इसका कवर है, ठीक है। ये पेन है, ये इसका कवर है, तो हम कह सकते हैं कि इससे इसका कनेक्शन है। दिस इज इट्स कवर, ये इसका कवर है। लेकिन आप ये बताइए ये नॉन लिविंग होने के साथ क्या इस पे अधिकार दिखा सकता है, क्या पेन अपने ढक्कन पे, कवर पे अधिकार दिखा सकता है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए उसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये केस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, तफसील से समझ में आ गया होगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।